नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ प्रीति नहार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अब अलग अलग नहीं होगी रेलवे, बैंक और एसएससी की परीक्षाएं। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को दी मंजूरी। फेसबुक विवाद में ट्वीट के जरिए राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। 4 महीनों में 2 करोड़ लोगों ने गंवाई नौकरी। फेसबुक पर झूठी खबरें फैलाने से नहीं छुपेगा सच। वकील प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में सुनवाई टालने की दी अर्जी। कहा, पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से पहले तय नहीं किया जाए सजा। सुप्रीम कोर्ट में कल अवमानना मामले में सजा पर होनी है बहस। सुशांत केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दी हरी झंडी। जांच के लिए मुंबई जाएगी सीबीआई की टीम। रिया चक्रवर्ती से होगी पूछताछ। और मुंबई लाया गया पंडित जसराज का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ कल होगा अंतिम संस्कार। पंडित जसराज की पत्नी मथुरा को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पत्र भेजकर जताया दुख। प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का पार्थिव शरीर बुधवार को अमेरिका के न्यू जर्सी से मुंबई पहुंच गया है। संगीत के मेवाती घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित जसराज का हृदय गति रुक जाने से अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित आवास पर सोमवार को निधन हो गया था। वह 90 वर्ष के थे। पंडित जसराज का अंतिम संस्कार गुरुवार को मुंबई में किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से जब भारत में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तब वह अमेरिका में थे। उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। परिवार के मीडिया समन्वयक प्रतिम शर्मा ने बताया कि पंडित जसराज के पार्थिव शरीर को गुरुवार को वर्सोवा स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उन्हें बताया गया कि अंतिम संस्कार विले पार्ले के पवन हंस शमशान भूमि पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शास्त्रीय गायक का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। पंडित जसराज के परिवार में उनकी पत्नी मधुरा, बेटा सारंग देव पंडित और बेटी दुर्गा जसराज हैं। पुत्र और पुत्री दोनों संगीतकार हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया है। पंडित जसराज 90 वर्ष के थे। हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। वो अमेरिका में रह रहे थे। पंडित जसराज का अंतिम संस्कार गुरुवार को मुंबई में किया जाएगा। कोरोना महामारी के वजह से जब भारत में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तब वे अमेरिका में थे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। पंडित जसराज का उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महान शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज के निधन पर शोक जताया है। सोनिया गांधी ने बुधवार को पंडित जसराज की पत्नी मधुरा को पत्र लिखकर संवेदना प्रकट की और कहा कि एक उत्कृष्ट आवाज हमेशा के लिए चली गई। सोनिया गांधी ने शोक संदेश में लिखा कि पंडित जसराज के निधन से उत्कृष्ट सौम्यता और आध्यात्मिकता की एक आवाज हमेशा के लिए ठहर गई। इसी के साथ मेरे जैसे करोड़ों संगीत प्रेमियों के लिए खामोशी छा गई। पत्र में सोनिया गांधी ने कहा, पंडित जसराज हमारी जिंदगी में सद्भाव, शांति और माधुर्य लेकर आए। उनके ख्याल, ठुमरी, भजन संगीत के उत्कृष्ट नमूने हैं जो लोगों को अपने से जोड़ते हैं। सोनिया गांधी ने कहा, श्रोताओं से उनका अनोखा नाता था। वे संगीत के जरिए दिली रिश्ते बना लेते थे जो श्रोताओं में नए आयाम लेकर आए। हमें इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि पंडित जसराज ने देश और हमारी संस्कृति को गौरवान्वित किया। आज हमारे पास उनके संगीत की एक समृद्ध विरासत है, ऐसी विरासत जिससे भविष्य की पीढ़ी प्रेरणा लेती रहेगी और इसे आगे बढ़ाएगी। उधर केंद्र सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए को हरी झंडी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। 20 भर्ती एजेंसियां हैं। ऐसे में हर एजेंसी के लिए परीक्षा देने के लिए कई जगह जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। इसमें करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं की तरफ से यह सालों से मांग उठ रही थी, लेकिन यह नहीं हो पा रहा था। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन से उनकी परेशानी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दौड़ धूप नहीं करनी होगी, साथ ही एक ही परीक्षा से युवाओं को आगे बढ़ जाने का मौका मिलेगा। 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये केंद्र सरकार ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में प्रति क्विंटल 10 रुपए बढ़ाने का फैसला किया है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया। अब गन्ने की एफआरपी 275 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 285 रुपए हो गई है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से देश के 1 करोड़ गन्ना किसान परिवारों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि बीते साल सरकार ने 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 190 करोड़ लीटर इथेनॉल की खरीद की, लेकिन जिस तरह से बीते साल सरकार ने एफआरपी में कोई इजाफा नहीं किया और इस साल महज 10 रुपए बढ़ाए हैं, उससे किसानों को कितनी राहत मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारें अपने यहाँ अलग से गन्ने का दाम तय करती हैं, जो सामान्य तौर पर एफआरपी से ज्यादा होता है। उधर चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोरोना संकट के बीच प्रचार, जनसभा के आयोजन और अन्य चुनावी गतिविधियों के लिए 3 दिनों में विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने को कहा है। चुनाव आयोग की दिल्ली में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। निर्देश के मुताबिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चुनावी रैलियों में कोरोना से बचाव के लिए पूरक दिशा निर्देश तैयार करेंगे, जो राज्य और जिला स्तर के लिए होंगे। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। वहीं कोरोना से लगातार हो रही मौतों को लेकर उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि दूसरी बीमारियों से पीड़ित होने की वजह से मरीज की मौत हो जाती है। आशा कार्यकर्ताओं को सरकार ने 10,000 रुपए मानदेय देने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार इससे बचती नजर आ रही है। कहाँ कमी आ रही है, कहाँ सरकार को लग रहा है कि नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, सरकार का पूरा नियंत्रण है। मतलब मृत्यु की दर की बात कर रहे हो तो मृत्यु दर भी जो हो रही हैं, जो क्या होता है कि जो क्रिटिकल स्थिति में जो पेशेंट आते हैं या जिनकी कोमॉर्बिडिटी है, जो लोग पहले से, कोई डायबिटीज़ है, कोई मान लो कई पेशेंट ऐसे, तो कोई ब्लड कैंसर का है, किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को हाइपरटेंशन का है, वो लोग जो रहते हैं उनमें से जो पेशेंट हैं उनकी डेथ हो रही है। बाकी तो हम लोगों का पूरा इस पर नज़र है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को कि जो स्क्रीनिंग है, जो टेस्ट है, वो कम हो रहे हैं, उनकी संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हम लोग वैसे ही प्रयास कर रहे हैं। पहले जो क्षमता थी टेस्टिंग की, वो क्षमता काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने बढ़ाई है और भी हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक टेस्ट हों, लोगों का जल्दी आइडेंटिफाइड हों। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कहा है खास और आम लोगों को लेकर भेदभाव किया जा रहा है कोरोना में। अब जो कोरोना खास और आम को मतलब नहीं देखता है। कोरोना जिसको होना होता है वो चाहे खास हो चाहे आम हो, और जो लोग दो अलग अलग मापदंड रख रहे हैं। नहीं, सरकार के लिए सब एक साथ हैं और सब लोगों के साथ में एक ही तरीके का व्यवहार किया जाता है। जो भी आरोप है वो गलत है। एक अंतिम सवाल, ये आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये महीने देने की घोषणा की थी सरकार ने, लेकिन उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है और वो परेशान भी हो रहे हैं, कोरोना योद्धा का दर्जा भी नहीं होने। नहीं, हमारे आशा कार्यकर्ताओं का हम सम्मान करते हैं और उनके जो भी है उसके लिए सरकार पूरी तरीके से उनका सम्मान भी करती है और जो भी आवश्यकताएं होंगी उनको भी हम लोग करेंगे।
ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का कहना है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोरोना में नियंत्रण स्थापित हो। हालांकि केस बढ़ने को लेकर उनका कहना है कि जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा और आशा कार्यकर्ता जो कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं उनको बेहतर कुछ हो, इसके लिए मंत्री का कहना है कि प्रयास करेंगे। हालांकि हम बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं को सरकार ने घोषणा की थी 10,000 रुपये 3 मार्च तक देने की, लेकिन उन्हें सिर्फ 1,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। कैमरामैन राहुल शेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग मंदसौर जिले में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। उन पर देर रात तक मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने का आरोप लगा है। ये तस्वीरें भी उन पर लगने वाले आरोपों की पुष्टि करती है। दरअसल हरदीप सिंह डंग को आने वाले वक्त में सुवासरा विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ना है, जिसके लिए वो अभी से जुट गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना काल के दूसरे नियमों को ताक पर रखे हुए हैं। बता दें कि हरदीप सिंह डंग कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने जो कंट्रोल कर रहा है, इससे कुछ स्थिति समझिए और आम नागरिक का भी फर्ज बनता है इस पे उसको सहयोग करें। और वर्तमान चुनाव का टाइम है, हम भी अपील करते हैं, पर उत्साह के कारण कहीं ना कहीं कुछ उत्साहित पब्लिक होती है, तो फिर भी हम सब मिलकर इस पर कंट्रोल करें, यही अपील करना चाहता हूँ। भारतीय युवा कांग्रेस ने हैदराबाद में फेसबुक इंडिया के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस की मांग है कि बीजेपी की एजेंट अंकी दास को तुरंत बर्खास्त किया जाए और बीजेपी फेसबुक के अनैतिक गठबंधन की जांच हो। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें स्वराज के साथ। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
वकील प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में सुनवाई टालने की याचिका दी है। सुप्रीम कोर्ट में कल अवमानना मामले में प्रशांत भूषण की सजा पर बहस होनी है। प्रशांत भूषण ने याचिका में कहा कि खुद को दोषी ठहराने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहता हूं, उससे पहले सजा तय न की जाए। हम आपको बता दें कि वर्तमान और पूर्व चीफ जस्टिस पर विवादित ट्वीट के मामले में प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी माना है। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सीबीआई की टीम एक्टिव हो गई है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई के हेडक्वार्टर में एसआईटी की मीटिंग शुरू हुई है। मीटिंग में एसआईटी हेड मनोज शशिधर के अलावा बाकी अधिकारी भी मौजूद हैं। मीटिंग में जांच को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। एसआईटी में सीबीआई के 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी, ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर, आईपीएस गगनदीप गंभीर, एसपी नुपुर प्रसाद और एडिशनल एसपी अनिल यादव सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करेंगे। तो सुशांत की टीम में सीबीआई एक्टिव हो गई है। सीबीआई के हेडक्वार्टर में एसआईटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। मामले की जांच अब तेजी से शुरू हो गई है क्योंकि सुशांत मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि बिहार सरकार पहले ही पटना में दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंप चुकी है, जबकि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को जांच सौंपे जाने का विरोध कर रही थी। महाराष्ट्र सरकार की दलील थी कि मुंबई पुलिस ही मामले की जांच करे, जो इस मामले में 56 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है और यह पूरा मामला मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है क्योंकि घटना मुंबई में हुई है और पीड़ित और गवाह सभी मुंबई के हैं। सुशांत का परिवार केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से देश की जनता का सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस मसले पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। संदर्भात कुठेतरी महाराष्ट्र सरकारने आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता आहे। मला असं वाटतं की आता हा निर्णय झाल्यानंतर सीबीआय लवकरात लवकर चौकशी करेल आणि सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाला आणि त्यासोबत त्यांच्या करोडो चाहत्यांना या माध्यमातून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आपण करूया। वहीं इस मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब इस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसने मत व्यक्त करना ठीक नहीं है। जो कानून के जानकार सरकार में बैठे हैं या मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं या हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। केंद्र के दबाव में राज्य सरकार हार गई। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संकल्प कोई भी भूखा ना सोए गुरुवार से साकार रूप लेने वाला है। गुरुवार से राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर की मुहाना मंडी में बने इंदिरा रसोई का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 213 नगर निकायों में 358 रसोइयां खोली जाएंगी। रसोई स्थल पर सम्मान पूर्वक बैठकर खाने की व्यवस्था की गई है, जहां पर 8 रुपए में शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस रसोइयों का संचालन निजी संस्थाएं करेंगी, जिनकी मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर करेंगे। सरकार इस योजना पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जयपुर के दोनों नगर निगमों में कुल 20 इंदिरा रसोई खोली जाएंगी। दिनेश जी, किस तरह की ये योजना है, जयपुर में क्या तैयारियां हैं? देखिए, इंदिरा रसोई योजना का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कोरोना प्रारंभ के समय से ये एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कोई भूखा ना सोए, उस पर आधारित है। बाकायदा स्थान जो चयन किए गए हैं उनमें बाकायदा कुर्सी, मेज़ और बेंचेस वगैरह लगा करके एक सिस्टमेटिकली और उसमें बैठ करके और बाकायदा उनको प्लेट्स के अंदर भोजन करवाया जाएगा। इसकी जो व्यवस्था मोटे तौर पे की गई है उसमें व्यक्ति से 8 रुपये लेने हैं और उसके अलावा
12 रुपये का कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से है। इस प्रकार से लगभग 20 रुपये का एक उस पर व्यय आएगा। जयपुर शहर की बात करें तो ग्रेटर में और हेरिटेज में कुल मिलाकर के कितनी जगह रसोई खुलने वाली है? जयपुर ग्रेटर क्षेत्र में 10 रसोई और इसी प्रकार हेरिटेज क्षेत्र में कुल 10 रसोई हैं, जिन स्थान के ऊपर बैठ करके इसकी व्यवस्था की गई है। कल से इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से किया जाना है। खाने में क्या क्या मिलेगा? देखिए, ये 100 ग्राम दाल, 250 ग्राम आटे की चपाती, अचार और साथ ही साथ में उनको सब्जी, इस प्रकार की एक व्यवस्था रहेगी। सब इसका मेनू जो है वो प्रत्येक समय के अनुसार बदलता रहेगा। प्रत्येक सप्ताह अलग अलग मेनू, मौसम और उसके ध्यान में रखते हुए। मॉनिटरिंग कैसे हो पाएगी इस पूरी खाने की? मॉनिटरिंग के लिए देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लेवल पर तो मॉनिटरिंग के लिए अलग से समिति बनी है। नगर निगम के क्षेत्र पे भी हमने प्रत्येक जो हमारे जोन उपायुक्त हैं उनको इसके लिए जिम्मेदार प्रदान की है कि वो निरंतर जिस जिस क्षेत्र में भी आती है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। पूर्व में भी एक योजना चलती थी, अन्नपूर्णा रसोई योजना, उससे कितनी भिन्न है ये? क्योंकि ये उठाते सब कहते हैं कि वो सेम योजना थी, कितना फर्क है? देखिए, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि अन्नपूर्णा में आपको भोजन पैक्ड मिलता था, जो आप मोबाइल मेल लेके जाती थी और उससे आप लेकर के कहीं बैठ के ले जा कर के खा सकते हैं। इसमें एक तो बैठ कर के खाने की व्यवस्था की गई है, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तो ये है। दूसरा, गर्म भोजन की व्यवस्था होगी। भोजन जो संस्था है वो अगर मान लीजिए बड़ी संस्था है और एक से अधिक स्थानों पर उसने लिया हुआ है और वो कहीं से प्रिपेयर भी करके लाती है, तो भी वहाँ उसको उस रसोई के स्थान के ऊपर गर्म करके ही भोजन सर्व करना होगा। और बैठ करके जिस प्रकार से हम किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में भोजन सर्व करते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को भोजन सर्व करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये दिनेश यादव जी, इनका कहना है कि इंदिरा रसोई योजना के तहत जब कल से जब सभी रसोइयाँ खुलने वाली है तो वहाँ पर गरीब आदमियों को जो खाना मिलेगा वो एकदम गर्मा गर्म मिलेगा। पूर्व में जिस तरह से अन्नपूर्णा योजना राजस्थान में चलाई जा रही थी उसमें पैकिंग करके खाना दिया जाता था, लेकिन अब गर्मा गर्म खाना हाथों हाथ वहीं मिलेगा और बैठ कर खाने की व्यवस्था भी की गई है। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें हमारे साथ। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस के सियासी घमासान के बाद बनाई गई कमेटी जल्द ही जयपुर का दौरा कर सकती है। कमेटी के दौरे को लेकर सचिन पायलट ने खुशी जताई है। उन्होंने कमेटी के जयपुर दौरे का स्वागत करते हुए कांग्रेस आला कमान का शुक्रिया अदा किया। सचिन पायलट ने कहा कि अब विधायक अपनी शिकायतें कमेटी के पास रख सकेंगे। साथ ही भरोसा जताया कि कमेटी विधायकों की समस्याओं का बेहतर तरीके से निपटारा करेगी। बहुत जल्द हमारी जो एक मांग थी उस पर कार्रवाई करी है और कमेटी का गठन हुआ है। AICC के 3 सदस्य की कमेटी है और वो अपने आप चर्चा कर निर्णय करेंगे कि कैसे उनको काम करना है। मेरी मुलाकात हुई थी महासचिव अजय माकन जी से दिल्ली में और उनसे मेरी अच्छी चर्चा हुई प्रदेश की स्थिति के बारे में और कमेटी अपना काम करेगी। जो हमें कहना सुनना है मैं समझता हूँ पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उस कमेटी के माध्यम तक आलाकमान तक बात पहुँचाएंगे और उसके बाद जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया है उस पर जल्दी कार्रवाई कराएंगे।
सब समन्वय से काम होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा, हमारे प्रभारी इंचार्ज, कमेटी के सदस्य सब लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ पर किसको कहाँ इस्तेमाल करना है। ये अंतिम निर्णय पार्टी का होता है कि कौन सत्ता में काम करे, कौन संगठन में काम करे। उधर छत्तीसगढ़ में वन कर्मचारी छत्तीसगढ़ सरकार की पैगोन ऐप के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। करीब 80,000 वन कर्मचारियों ने ऐप को डिलीट कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने वन कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए पैगोन ऐप जारी किया है, जिसमें हर 3 घंटे में सभी कर्मचारियों को अपनी सेल्फी और लोकेशन देनी है। कर्मचारियों का कहना है कि हर 3 घंटे में फील्ड पर रहकर रिपोर्ट करना मानवाधिकार के खिलाफ है। सरकार अगर फैसला वापस नहीं लेती तो कर्मचारी अदालत तक जाएंगे। हम शासन और प्रशासन दोनों को बताना चाहते हैं कि इस तरह का जो कार्रवाई है वो मानव अधिकार के हनन है और निश्चित रूप से हम सब छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के कर्मचारी एक होकर इसका विरोध करते हैं और आगे भी यदि हमको न्याय नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और इसके बाद भी अगर हमको उस पर सफलता नहीं मिली, हमारी बात को नहीं सुनी गई तो हम न्यायपालिका के शरण में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें स्वराज के साथ। नमस्कार।